आधिकारिक तौर पर राजस्थान को अपने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मिल चुके हैं। पंकज जी, ये समारोह जिस तरीके से रखा गया और पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई गई, उससे संदेश क्या दिया गया? देखिए, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत जो पार्टी जीतती है और जिसको विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसे जो संवैधानिक तौर से मुख्यमंत्री जब भी कहा जाता है जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता। अब से 10 मिनट पहले जो भजनलाल जी की जो संवैधानिक स्थिति थी और 10 मिनट बाद जो संवैधानिक स्थिति है, उसमें अब जमीन आसमान का अंतर है। अब वो राजस्थान के औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री हैं। अब वो जो राजस्थान सरकार के जो आदेश हैं उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, राजस्थान सरकार से संबंधित वो निर्णय ले सकते हैं। यानी ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसकी पालना अभी आपने होती हुई देखी। शपथ ग्रहण एक संवैधानिक बाध्यता भी है। अगर कोई नेता नियुक्त होता है तो जब तक उसको संविधान की शपथ नहीं दिलाई जाती है, जब तक वो उस पद के प्ले पात्र, ये मान लीजिए, उस पद पे नहीं माना जा सकता। अब क्योंकि इन्होंने शपथ ले ली है, अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये अपना कामकाज औपचारिक रूप से आज संभालेंगे। आपको लग रहा है कम से कम नरेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और नरेश जी, क्या आपको लगता है कि आज शाम तक कम से कम कुछ पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, जो आपने कहा कि अब बदलाव क्या है, तो एक बदलाव तो ये हुआ है कि अब तक अशोक गहलोत निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और उन्होंने अपना जो ट्विटर का जो बायो है उसमें भी चेंज कर दिया है, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो गए हैं जी। तो और अब जैसे पंकज ने सही कहा कि शपथ के बाद आधिकारिक रूप से अब भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री है और अब वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। और संभवतः दोपहर बाद हम ये कहें, जब ये तमाम जो आगंतुक है, तमाम जो यहाँ पे नेता आए हैं, वो जब जाएंगे उसके बाद सीएमओ पहुंचकर पहली बैठक लेंगे, क्योंकि अभी पूरा कैबिनेट तो बना नहीं है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम है वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और सीएमओ के अभी जो मौजूदा अधिकारी है या अन्य प्रमुख अधिकारी है जिनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इसमें बदलाव कर दिया जाए, जिम्मेदारियां बदल दी जाए, लेकिन अभी जो मौजूद प्रमुख अधिकारी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या अन्य विभागों के एससीएस स्तर के अधिकारी है, उनके साथ मीटिंग करके जो भाजपा का संकल्प है, जो अब कहा जा सकता है अब सरकार का भी संकल्प होगा, उसको पूरा करने के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। कुछ फैसलों पे हस्ताक्षर भी होंगे, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी होंगे और एक तरह से कहे कि अब से नई सरकार है वो काम करना शुरू कर रही है। एक मैं और नरेश से सवाल पूछना चाहूँगा। मेरे को लगता है नरेश, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। देखिए, इस बात को भी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी ये एक कह सकते हैं विश्लेषण का विषय है। ठीक है नरेश जी, मैं दोनों को माफी के साथ रोक रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि मानकर चलिए कि जो यहाँ जनता अपार समर्थन के साथ जुटी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है, जिनको एक झलक देखने के लिए ना जाने किस किस कोने से कितने घंटों का सफर करके लोग यहां पहुंचे होंगे और कितने घंटों का इंतजार यहां किया गया होगा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवानगी लेते हुए, अल्बर्ट हॉल से रवानगी लेते हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले की है, लेकिन जिस तरीके से तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, उससे एक संदेश दिया गया है। संदेश दिया गया है कि बीजेपी एकजुट है और न सिर्फ एकजुट है बल्कि वो एकजुट दिखाती भी है खुद को। और कोई शपथ ग्रहण समारोह छोटा या बड़ा नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में तमाम नेता पहुंचे तो वो मध्य प्रदेश भी पहुंचे और वो राजस्थान भी आए। लक्ष्मण कुछ कहना चाह रहे थे। लक्ष्मण क्या कह रहे थे? देखिए विजेंद्र, जो आप कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं, कमाल यह है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन आप ये भी देखिएगा 1952 के पहले चुनाव में भी उप मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाया गया। इसका मतलब इसके मायने यही माना जाए कि पॉलिटिकल इंबैलेंस को सही करने के लिए या राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसा किया जाता है। भाई जो भी है, हम तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान को 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दायां और बायां हाथ मिला है,
जो फिलहाल जब तक कैबिनेट का गठन नहीं होगा, यही 3 नेताओं की वो कैबिनेट जो राजस्थान का संचालन करेगी, राजस्थान की रीति नीति को देखेगी, राजस्थान के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और पहला हस्ताक्षर कौन सी योजना पर होता है, कौन से फैसले पर होता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं सब कुछ संवैधानिक ही हुआ होगा, क्योंकि संविधान से परे महामहिम राज्यपाल तो नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर कई चर्चाएं इससे पहले हुई हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उनकी अपनी शक्तियां निर्धारित होती हैं। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर सीधा कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन लक्ष्मण, क्योंकि महामहिम बैठे हैं, वहां सीएस हैं, कानून के जानकार होंगे। हालांकि हर बार यही चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद इसका एक स्पष्ट संदेश और एक विवरण आएगा जरूर कि भाई अगर ये पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है तो ये संविधान से परे नहीं है। क्योंकि हम यहाँ जो चर्चाएं कर रहे हैं वो जाहिर है उन तक चर्चाएं पहुंची होंगी और उन्होंने अच्छे से विश्लेषण इसका किया होगा। नरेश जी। विजेंद्र, देखिए, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जो आपने उप की बात की है, उप तो प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उप मुख्यमंत्री पहले ही बने हैं। 2 चीज़ें हैं, क्या इस नाम से शपथ दिलाई जा सकती है या नहीं दिलाई जा सकती है। दूसरा, पद नाम कुछ भी दिया जा सकता है। देखिए, सरकार में 2 ही चीज़ें होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री। जब कैबिनेट बैठती है तो मुख्य जो उनका हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है, बाकी तमाम मंत्री होते हैं। जहाँ तक शपथ की बात, और आपने कहा कि कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, संभवतः आपका इशारा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के उस ट्वीट की तरफ होगा जब उन्होंने कल संविधान के अनुच्छेद की बात की थी। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसी साल कर्नाटक में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो वहाँ भी उप मुख्यमंत्री बने थे डीके शिव कुमार। चैनल की पॉलिसी डिसाइड होगी इस टॉपिक पे बात। तो 5 सालों का विपक्ष के तौर पर बीजेपी का जो संघर्ष था, वो संघर्ष परिणाम में बदलता हुआ और परिणाम पूर्ण बहुमत की तरफ और पूर्ण बहुमत से सरकार का गठन, और सरकार के गठन के साथ राजस्थान में एक बार फिर से नई सरकार का काम शुरू। पंकज जी, अमूमन क्योंकि एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और उनसे मिलने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं जो उनसे बधाई देना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको अपने अंदाज में समझाना चाहती है, उनके जो चहेते हैं उनको अलग अंदाज में समझाना चाहते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो उनको अलग अंदाज में समझाना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो एक अलग अंदाज में समझाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि जब एक नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं तो उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। बंजालाल जी से आपकी बात हुई हो, वो किस तरीके से इन सारे प्रेशर को झेलकर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के आंख और कान ये कई होते हैं? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि भजनलाल जी का जो प्रशासनिक अनुभव है उतना ज़्यादा नहीं है, किसी पद पे इससे पहले वो रहे नहीं है, पहली बार विधायक बन के आए। ये बात भाजपा भी जानती है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए अब तक के जो निर्णय हुए हैं, जो अब तक जो 3 दिन में जो कवायद चली है, चाहे वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने की बात हो या किन लोगों को इनके साथ अटैच करने की बात हो, उस पर बेहद गहन तरीके से मंथन हो रहा है। हर जो बड़ा नेता जो शासन का कभी पार्ट रहा है उससे राय मशवरा किया जा रहा है, केंद्रीय जो नेता हैं उनसे चर्चा की जाए। यहाँ तक कि एक जो संघ है, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है भाजपा की, और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने में संघ की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है, उनसे भी हर बात पर राय मशवरा किया जा रहा है जी। तो जो भी नए अब जो मुख्यमंत्री हैं, इनके जो भी अधिकारी लगाए जाएंगे उसके ऊपर बहुत लंबे समय से चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है, और मुझे लगता है वो नाम थोड़ी देर में अपने सामने भी आ जाएगा कि इनके साथ किन अधिकारियों को प्रमुख रूप से अटैच किया जा रहा है। रही बात कोई निर्णय की, तो बीजेपी अब जब तक लोकसभा चुनाव है, जब तक भाजपा ये मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी निर्णय भजनलाल जी लेंगे, वो निर्णय कहीं ना कहीं उसमें आपको पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। पार्टी ने जो गारंटियां अब चुनाव के दौरान दी वो कहीं ना कहीं उसमें पूरी होती हुई दिखेगी। तो कुल मिला के माने बीजेपी इस चीज़ को समझती है, और बीजेपी के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि हमने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनकी जो पहुंच है, उनका जो दायरा है, उसको भी बीजेपी अच्छी तरह समझती है।
तो ये मान के चलिए एक कोर टीम आपको थोड़े दिन में दिखाई देगी जी। जो भजनलाल जी के निर्णयों में भी आपको मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, और जो भजनलाल जी निर्णय करेंगे उससे पहले उनसे निश्चित रूप से राय मशवरा होकर ही जनता के सामने ठीक आएगा। है लक्ष्मण, क्योंकि एक लंबे दौर की सियासत को हमने देखा है, अमूमन एक मुख्यमंत्री के 4 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद ये कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई इनके आसपास के कुछ लोग हैं, एक घेरा है, उसको क्रॉस करना मुमकिन नहीं होता है और इसलिए हमारी बात पहुंचती ही नहीं है वहां तक। आपको लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती इनके सामने रहने वाली कि उस घेरे को बनने ही ना दिया जाए? देखिए, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश संभवतः ऐसी हो सकती, क्योंकि जो बार बार संदेश देने की कोशिश हो रही कि कॉमन मैन, कॉमन कार्यकर्ता। लेकिन विजेंद्र, आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि कितने ही मीलों का सफर हो, एक कदम से शुरुआत होती है। आपने भी पहला बुलेटिन पढ़ा होगा कभी, आज आप तेज तर्रार एंकर हैं, तो मुझे लगता है कि भजनलाल जी काम करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, निकल कर आएंगी, कोर टीम क्या रहती है, क्या करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी खुद उदाहरण है, पहली बार सांसद बनकर उससे पहले ही वो प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है ये बदलती भाजपा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो अपनी पार्टी के भीतर भी कोशिश करते हैं कि एक टीम के साथ, एक कोर ग्रुप के साथ इस तरह से काम किया जाए, पॉलिसीज पर काम हो, इंफ्रा पर उनका फोकस हो। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है इसी तरह से राजस्थान में भी रीडिजाइन होती नजर आ रही हैं। ठीक है नरेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री काम करेंगे, आपको लग रहा है कि जो अंदर की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें एक तो सबसे पहला सवाल ये कि भाई उनको भवन कब तक अलॉट होगा? दूसरा, क्या उनके मोबाइल नंबर अलग होते हैं? क्योंकि भजनलाल जी के बारे में मैं सुन रहा था कि उनके कॉमन मैन के पास हर एक के पास तो नंबर है, अब एक सीएम हर नंबर को नहीं उठा सकता है, तो क्या ये व्यवस्था चेंज होगी? देखिए, उम्मीद तो जनता ये करती है कि जिस सरलता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस सरलता की उनकी पहचान है, वो सरलता बड़ा आदमी बनने के बाद भी कायम रहे। और रही कब उनको भवन होगा, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री है उनको एक समय होता है, या तमाम जो अब पूर्व मंत्री बन गए उनको भी एक समय होता है कि उस समय में उनको बंगला खाली करना होता है, और उस दौरान वो खाली कर देते हैं। और जब से ही बंगला खाली होगा उसके बाद नए मुख्यमंत्री उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। मुश्किल से इसमें 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता है। अगर कोई मुहूर्त देखे, मलमास की जो आप बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि नए साल में वो नए बंगले में 8 सिविल लाइन में जाए। और जहाँ तक आपने मोबाइल की बात की है, देखिए वो नंबर तो वही होते हैं, उसका थोड़ा तरीका बदल जाता है। फिर आसपास जो टीम होती है, OSD होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, ये टीमें जो हैं वो, क्योंकि ये ज़रूरत भी होती है, व्यस्तता इतनी होती है, और फिर उन पे तमाम चीज़ें होती है। जब मुख्यमंत्री को बात करनी होती है तो वो बात कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उस मोबाइल नंबर को बंद हो जाता है, कोई नया नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नंबर मुख्यमंत्री आवास के होते हैं उस पर एक सिस्टम होता है, उसके आधार पे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो एक बात की जा रही है कि पहली बार विधायक है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। लेकिन देखिए, प्रदेश जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, किसी एक मंत्री या कह दे मुख्यमंत्री अकेला नहीं चलाता, ना चलता है। एक टीम होती है, एक सिस्टम होता है, उसके तहत तमाम फैसले होते हैं, उसी के तहत तमाम फैसले लागू किए जाते हैं। कैबिनेट इसीलिए बनती है कि जब कोई नीतिगत फैसला हो तो उसमें तमाम मंत्री क्या सोचते हैं, उन पे पूरा विश्लेषण किया जाता है, उनकी राय जानी जाती है, एकमत होकर फिर फैसला किया जाता है। उसके बाद उन फैसलों को लागू करने के लिए अफसरों की टीम होती है, जो चीफ सेक्रेटरी से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कलेक्टर है, ये इसी तरह DG है, आपके SP है, तमाम एक सिस्टम होता है, उसके तहत ये तमाम फैसले लागू होते हैं। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि भाई जनरेशन शिफ्ट जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में तो पूरे तरीके से कर दी गई, आपको लग रहा है पूरी कैबिनेट में भी जनरेशन शिफ्ट कर दी जाएगी? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि हमें अब बजट सेशन में जाना होगा और वहां मंत्रियों से सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरे जो विपक्ष में 70-71 बैठे हैं वो कोई रियायत करने वाले नहीं है कि भाई पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं, चलिए थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको लग रहा है अनुभव और युवा दोनों को हम मजबूती से देखेंगे कैबिनेट के अंदर? देखिए विजेंद्र, ये एक बहस का विषय है। हमने उन अनुभवी लोगों को भी देखा है जो सदन में जवाब नहीं दे पाए, और हमने उन नए मंत्रियों को भी देखा है जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके गए हैं। तो ये तो खुद के उनका होमवर्क कैसा होता है, वो किस तैयारी के साथ जाते हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको निभाने के लिए वो कितनी मेहनत करती है, उस पर निर्भर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनुभवी हो
जो 4-5 बार का जो विधायक रह गया वो बहुत अच्छा वक्ता भी हो, बहुत अच्छी तरह से बात भी रखता हो, ऐसा नहीं है। हमने सदन देखा है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन कई जो नए विधायक आते हैं, हम उदाहरण दे सकते हैं, हम आप उदाहरण देते हैं, पिछले जो मंत्री थे टीकाराम जूली, बेहतरीन प्रदर्शन करते थे, अपने विभाग की पूरी जानकारी लेके आते थे। और अगर हम बात करें भाजपा की तरफ से तो जो नए विधायक थे वो कई नए विधायक ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर अपनी बात रखते थे, तथ्यों के साथ बात करते थे। अशोक लाहोटी की हम बात कर ले, पहली बार विधायक बने थे, इस बार टिकट नहीं मिली, लेकिन डिबेट सबसे अच्छी करते थे वो। तो ये जरूरी नहीं है कि नया आदमी है वो प्रदर्शन नहीं कर पाता, ज़रूरत इस बात की है कि वो कितनी तैयारी के साथ सदन में आता है। और रही बात तथ्य रखने की, तो देखिए फिर मैंने कहा एक सिस्टम होता है, मंत्री को सदन में जवाब देता है तो उसके विभाग के अधिकारी उस जवाब को तैयार करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं और आंकड़े जुटा के मंत्री के सामने रखते हैं। फिर मंत्री उसको फिर से राय लेके और तमाम अपनी चीज़ें देख के उसका जवाब देता है। तो जब इस तरह के काम होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सारा काम जो है वो मुख्यमंत्री को ही करना है या मंत्री को ही करना है कि मंत्री ने आदेश कर दिया वही जाके कोई चिट्ठी पत्री